हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज गौर और आप देख रहे हो जीएस वेब सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं डीएलएड से संबंधित जो फर्स्ट ईयर है उससे जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है उससे संबंधित जो विषय है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन लैंग्वेज एंड डायलैक्ट, भाषा और जो बोली होती है उसके बीच में क्या अंतर होता है उसके बारे में देखा था। और आगे देखा था कि वाई डू यू अंडरस्टैंड वाई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो त्रिभाषा फार्मूला है, थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, उसके बारे में देखेंगे कि वो क्या होता है और किस प्रकार से स्टेट में वो फार्मूलेटेड होता है। देखो, बात करें वाट इज़ थ्री लैंग्वेज फार्मूला की, तो आंसर मैं बता रहे हैं कि द थ्री लैंग्वेज फार्मूला फॉर लैंग्वेज लर्निंग वाज फार्मूलेटेड इन 1968 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या कह रहे हैं कि जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है वो कब बना था? 1968 में बना था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बात याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट है, जो सेंटर गवर्नमेंट है, उसके द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके द्वारा बनाया गया था और 1968 में। यहाँ पर तीन बातें याद रखने की आवश्यकता है। पहली बात है कि जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है वो फॉर्मुलेटेड हुआ था 1968 में, मतलब 1968 में ये बना था। और दूसरी बात यहाँ याद रखनी है कि जो मंत्रालय था वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था। तीसरी बात यहाँ बात रखनी है कि कंसल्टेटिंग विथ स्टेट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन किया गया था, मतलब उससे विचार विमर्श करने के बाद ही इसे 1968 में फॉर्मुलेटेड किया था। तो ये तीन बात आप याद रखना। उसके बाद हम आगे चलें तो आगे लिखा हुआ है कि द फार्मूला एज एनंसिएटेड इन द 1968 नेशनल पॉलिसी रेजोल्यूशन। तो जो राष्ट्रीय नीति रेजोल्यूशन है 1968 में इसे बनाया गया था, तो उस रेजोल्यूशन के तहत क्या कहा गया है कि विच प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइडेड करता है जो 1968 में जो फार्मूला बनाया गया था त्रिभाषा फार्मूला, वो क्या उसमें क्या प्रावधान है उसके बारे में हम देखें। तो देखो, पहला प्रावधान वो कहता है कि विच प्रोवाइड फॉर द स्टडी, किसके बारे में अध्ययन करने के बारे में बताता है, कहता है कि ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। किसके बारे में? हिंदी, इंग्लिश एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो यहाँ पर समझना कि जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं उसमें कोष्टक में लिखा हुआ है कि प्रेफरेबली वन ऑफ द सदर्न लैंग्वेज, मतलब इसमें क्या कह रहे हैं कि वो प्राथमिकता दी जाएगी किसको? जो दक्षिण भारतीय भाषा है उसके बारे में आपको प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कहाँ पर? देखो आगे इसमें पूरा सेंटेंस पढ़ा है तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट। कहाँ पर? इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट। तो यहाँ पर पहली बात और ये याद रखना है कि वे राज्य, इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट का मतलब होता है कि वे राज्य जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। तो इसे एक या दो शब्दों में बोला है तो हिंदी भाषी राज्य कह सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषी राज्यों में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाएंगी, कौन कौन सी भाषाओं को बोला जाएगा, सिखाया जाएगा? तो वो पहली भाषा होगी हिंदी होगी, दूसरी भाषा इंग्लिश होगी और तीसरी भाषा कोई भी दक्षिण भारतीय भाषा हो सकती है। ठीक है, कोई भी दक्षिण भारतीय भाषा हो सकती है। कहाँ पर? हिंदी भाषी राज्यों में। पहला ये था। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो देखो, यहाँ दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि एंड, कहाँ पर? एंड हिंदी, इंग्लिश एंड द रीजनल लैंग्वेज इन द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, मतलब जो अहिंदी भाषी राज्य हैं उन अहिंदी भाषी राज्यों में कौन कौन सी तीन भाषाओं को सिखाया जाएगा? तो वो भाषाएं होंगी, पहली भाषा होगी हिंदी, दूसरी होगी इंग्लिश और तीसरी एक कोई क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज का मतलब होता है क्षेत्रीय भारतीय भाषा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट ऊपर देखे थे और 2 पॉइंटें देखे, तो ये 3 और 2 5 पॉइंट के द्वारा आपका जो त्रिभाषा फार्मूला है उसकी जो रूपरेखा है वो कंप्लीट हो जाती है। कि आगे देखें तो आगे लिखा हुआ है कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है। देखो, जो हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट दिए हुए हैं नीचे तीन, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज, यहाँ पर आ गए हैं। तो देखो, फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें तो वो कह रहे हैं कि इट विल बी द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। तो पहली लैंग्वेज कौन सी हो सकती है? मातृभाषा हो सकती है या फिर कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है। सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में कौन सी होगी सेकंड लैंग्वेज? देखो, जो हमने अभी ऊपर बात करी थी हिंदी भाषी राज्य और हिंदी भाषी राज्य, तो उसमें वो बताया था कि देखो कि जो हिंदी भाषी राज्यों में तीन भाषा होंगी वो कौन सी और हिंदी भाषी राज्यों में होंगी वो कौन सी होंगी। तो उसका ही डिस्क्रिप्शन ये नीचे दिया गया है कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होगी? कोई सी भी रीजनल और मदर टंग हो सकती है। लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी? यदि हिंदी भाषी राज्य है तो वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाएगी? इट विल बी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश। ठीक है, तो कौन सी हो सकती है? कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है या फिर इंग्लिश भाषा हो सकती है सेकंड लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में क्या हो सकती है? इट विल बी हिंदी और इंग्लिश। देखो,
यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं, तो हिंदी भाषी राज्यों में सेकंड लैंग्वेज हिंदी नहीं हो सकती, ये बात याद रखना। दूसरी बात, ठीक है? तो दूसरी बात ये है कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ पर सेकंड लैंग्वेज के रूप में दक्षिण भारतीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा नहीं होगी, ठीक है? तो इसमें यही प्रावधान है कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उसमें हिंदी नहीं होगी, और जो अहिंदी भाषी राज्य हैं, उसमें क्षेत्रीय भाषा नहीं होगी, ठीक है? तो इट विल बी, मतलब ये दूसरे पॉइंट की बात करें, दोबारा पढ़ें, तो उसमें लिखा हुआ है कि इट विल बी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। कहाँ पर? हिंदी भाषी राज्यों में कोई सी भी आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है, या फिर उसके स्थान पर इंग्लिश हो सकती है। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में क्या होगा? इट विल बी हिंदी और इंग्लिश, या फिर तो हिंदी हो सकती है या फिर इंग्लिश हो सकती है। हमने देखा सेकंड लैंग्वेज के बारे में। अब हम देखें थर्ड लैंग्वेज के बारे में, तो थर्ड लैंग्वेज में कह रहे हैं कि इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ पर कौन सी हो सकती है थर्ड लैंग्वेज? इट विल बी इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, या तो इंग्लिश हो सकती है या फिर आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है। अब यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, आप कह रहे होंगे कि सेकंड लैंग्वेज में भी क्या कह दिया कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कह दिया और इंग्लिश कह दिया, और नीचे थर्ड लैंग्वेज में भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कह दिया और इंग्लिश कह दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? यदि दोनों में एक जैसी भाषा का चयन कर लिया जाए तो देखो, यदि सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश का चयन कर लिया जाए तो हम थर्ड लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं लेंगे, ठीक है? ये बात याद रखना। और यदि सेकंड लैंग्वेज में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ले ली तो फिर थर्ड लैंग्वेज में हम मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज नहीं लेंगे, ठीक है? तो ये बात आपको याद रखना है, इसलिए ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे चलें तो लिखा है कि इन द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में क्या होगा? इट विल बी इंग्लिश और ए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है? तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट नॉन हिंदी स्टेट में रहेगा जैसा कि हिंदी स्टेट में था। तो ये हो जाता हमारा कंप्लीट व्हाट इज़ द थ्री लैंग्वेज फार्मूला। थ्री लैंग्वेज फार्मूला के बारे में हमने 3, 2, 5 और 5 पॉइंट में हमने इसको कंप्लीट किया। उनको हम यदि एक बार और रिवाइज करें तो देखो, पहला पॉइंट हमने देखा कि यह फॉर्मुलेटेड हुआ था 1968 में, और किसके मंत्रालय द्वारा? ये हुआ था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और कंसल्टेटिंग विथ सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस किसके साथ? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? ये 3 पॉइंट ये थे, और 2 पॉइंट हमने देखे थे हिंदी भाषी राज्य, यानी एक वो राज्य जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, और नॉन हिंदी भाषी राज्य, ठीक है? या फिर अहिंदी भाषी राज्य। तो 2 ये देखनी थी कि हिंदी भाषी राज्यों में कौन सी 3 भाषाएँ बोली जाएँगी, और अहिंदी भाषी राज्यों में कौन सी 3 भाषाएँ बोली जाएँगी। तो आज की वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे जो 7th नंबर का प्रश्न है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है? आज में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।